Hello everyone, I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We are continuing with poetry section of class 12th, and in today's video we will discuss the poem number 1, and in this video we will see the brief introduction of the poet, and apart from it we will also see the stanza wise explanation of this poem, and moreover we will have the central idea or the summary of the poem. So let's start this class with brief introduction of the poet. So as you know that the name of the poem is an elementary school classroom in a slum. ठीक है, तो ये नाम हो गया, और जो राइटर हैं वो हैं स्टीफन स्पेंडर. तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि जो पोएम का नाम है वो क्या है और जो राइटर हैं वो कौन से हैं, या पोएट जो हैं वो कौन से हैं. तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. नाउ लेट्स बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट. तो स्टीफन स्पेंसर वाज बोर्न इन 1909 एंड ही वाज डाइड इन 1995. तो ये इनका एक टाइम पीरियड हो गया. ठीक है. वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट. तो ये दो प्रोफेशन मतलब दो तरीके से राइटिंग करते थे. एक तो राइटिंग पोएट्री में करते थे एंड दूसरे में वो एसेइस्ट थे. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. तो ये भी बिल्कुल वैसे ही थे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे लेफ्ट स्कूल विदाउट टेकिंग डिग्री, सो ही ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. ठीक है, ये भी उनमें से एक थे. स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. तो सोशलिस्ट जो होता है वो समाजवादी विचारधारा, समाज को साथ में लेके चलने वाला होता है. एंड जो पैसिफिस्ट होता है वो क्या होता है, वो शांतवादी होता है. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. बुक्स बाय स्पेंसर इंक्लूड पोएम ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी वर्ड विद इन वर्ड. तो ये सारे काम इन्होंने लिखे और एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखी, मतलब अपने बारे में. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जो कंटेंट राइटर या पोएट अपने बारे में देता है वही ऑटोबायोग्राफी हो जाती है. तो इसमें जो है इन्होंने क्या किया, वर्ड विद इन वर्ड, ये इन्होंने एक ही डन वन ऑफ हिज फेमस वर्क एज ऑटोबायोग्राफी. एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो ये इनकी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. क्या चीजें, दो चीजें एक्सप्लेन की, देखते हैं. ही कंसंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय जो होता है, यानी कि एक गरीब है एक अमीर है, एंड क्लास इनइक्वालिटी और असमानता, मतलब समाज में एक को इतनी इज्जत है एक को नहीं है, एक गरीब है एक अमीर है. द हाफ ऑफ द सोसाइटी हैविंग great rights, or every right the person has, and the second or the half of the society has no right. Okay, so this is the great difference as far as our society is concerned, and this thing is still in our society. मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी चीजें कुछ भी बदली नहीं है. जब इन्होंने पोएम लिखी तो काफी समय पहले की बात है, बट देयर केम नो चेंज एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न. And the same things are running in our society. There came nothing as far as this topic is concerned. तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ, वैसे की वैसे हालात हमारे हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं. चलिए अब देखते हैं. ये तो आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया इससे संबंधित. अब देखिए कुछ चीजें देख लेते हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम. तो देखिए इसमें तो क्यों लिखा गया, what was the reason behind writing this poem? Because as we have already studied that the writer belonged to the category of socialist. समाजवादी विचारधारा का जो आदमी होता है वो इक्वलिटी चाहता है. ठीक है, कोई भी इनइक्वल ना रहे. ठीक है, ये चाहता है. तो यहाँ पे भी सेम, द एम ऑफ द पोएट वाज टू मेक श्योर दैट एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी should have the same rights, should have the same opportunities. This was the main motto for the poet. तो ये एक सबसे बड़ी बात थी. अब चलिए हम देख लेते हैं वन बाय वन हमारे जो
स्टेंजाज हैं उनको लेकर। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है। पहला हमारा जो स्टेंजा है वो किससे रिलेटेड है देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, द टॉल गर्ल with her weighed down head, the paper seeming boy, the red's eyes, the stunned unquickly hair of twisted bones, reciting a father's Gennard disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. अब देखिए यहाँ पे जो पहली लाइन है यहां से ही पता चलता है कि द चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ एलिमेंट्री स्कूल और यू कैन से इन अ गवर्नमेंट स्कूल एंड द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इज वेरी मच पैथेटिक। बहुत ही खराब कंडीशन में है चिल्ड्रन, सारे जो बच्चे बैठे हैं उसमें से देखिए द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, जो एक लंबी सी लड़की है वो कैसी है, वो सिर नीचे किए हुए बैठी हुई है। तो इसका सिर नीचे तब कब होता है, जब होता है द पर्सन इज नॉट हैप्पी विद हिज और हर लाइफ। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। फिर अगला देखिए द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई, और एक बच्चा है जो कि ही इज वेरी थिन, बहुत ही दुबला पतला है और वो रेड्स आई, आंखें उसकी किस तरह की हैं, ठीक है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, मतलब बहुत ही अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। The stunned unlucky hair of twisted bones, and the one boy having the disease of his father. The father is suffering from bone disease or rickets you can say, यानी rickets एक बीमारी होती है हड्डियों में, ठीक है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो same thing is happening with that boy, and one another boy is sitting who is unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream. Means the other boy is sitting, in the room or in the classroom, but the atmosphere of the class does not suit him because he wanted to go outside of the class and wanted to have fun, right? So this is the explanation of stanza number 1. इसको और अगर ढंग से हम देखें तो देख सकते हैं, ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी हम देख लेंगे क्या है। देखिए इसमें देखिए क्या है, द पोएट डिस्क्राइब्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग एज अ स्टूडेंट इन एन एलिमेंट्री स्कूल, एंड एज यू नो दैट एलिमेंट्री स्कूल्स आर गवर्न बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द कंडीशन ऑफ दीज स्कूल्स आर स्टिल वेरी नॉट गुड और यू कैन से पैथेटिक, बहुत ही खराब है। तो वो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी हैं। अब देखिए ऑन सोर क्रीम, सेकंड देखिए क्रीम वॉल डोनेशन, शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज, ठीक है, बेल फ्लावरी टायरोलीज वैली, ओपन हेडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, एंड येट for these children, these window, not this map, this word, where all their future painted for a fog. यानी कि बहुत सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो क्या हैं, those things are very much just like fog for the children, मतलब धुंधला है, धुंधली चीजें हैं सारी, कुछ भी रियलिटी नहीं। तो इसको जो अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर पेल एंड डर्टी, ठीक है, जो भी आप समझ लीजिए कि देयर इज अ डेकोरेशन इन द क्लासरूम, बट द डेकोरेशन डज नॉट मीट एनी एंड, कुछ भी उसका मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसी ही बस चीजें हैं। और डर्टी एंड गिव अ रादर अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ दीज वॉल्स, मेनी डोनेटेड आइटम हैव बीन पुट अप, दीज रिप्रेजेंट द वर्ड ऑफ द रिच एंड प्रॉस्परस। यहाँ पे राइटर बताता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर डोनेटेड फॉर दिस क्लासरूम और दिस स्कूल, बट दीज थिंग्स ओनली शो द रिचनेस ऑफ द पीपुल। जिन्होंने ये चीजें डोनेट की हैं उनके बारे में बताती हैं।
There is a picture of Shakespeare on the wall. The picture of domes of big cities represent the quality of life in these cities. The early morning sky is shown as cloudless in another picture. और जो भी चीजें हैं वहां पे, जैसे शेक्सपियर की पिक्चर है, वो भी बड़े बड़े शहरों के बारे में बताती हैं, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट होता है उसको देखकर, है नहीं। और एक सोसाइटी जो हायर सोसाइटी है उसको लगता है कि रिप्रेजेंट वो चीजें कर रही हैं, जितनी भी चीजें वहां पे पाई गई। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव, टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइफ्स दैट slyly turn into their cramped hold from fog to in night on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle lids on stone. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps and slum as big as doom. ठीक है, तो ये दिस इज द स्टेंजा नंबर 3 और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द पोएट कॉल्स द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर फिट बिकॉज इट इज मीनिंगलेस फॉर चिल्ड्रन गोइंग टू अ स्लम स्कूल। मतलब वहां पे शेक्सपियर की एक फोटो लगी है। शेक्सपियर इज अ वेरी रिनाउंड ड्रामेटिस्ट, बट एज फॉर एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न, दे हैव व्हाट दे हैव टू डू विद शेक्सपियर। भाई शेक्सपियर क्या करेंगे उनके लिए? उन बच्चों को जो बेसिक नीड्स हैं, दे वांट देयर राइट, दे वांट देयर डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लिव अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो वहां पे शेक्सपियर क्या कर लेंगे? तो राइटर यही बिल्कुल कहना चाहता है, या पोएट ये बिल्कुल कह रहा है कि देयर इज द पोर्ट्रेट ऑफ द शेक्सपियर इज मीनिंगलेस, देयर हैज नो इंपॉर्टेंस एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न। भाई बच्चों से शेक्सपियर लगे होंगे, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट? कुछ भी नहीं। देयर इज नो वर्ड बियॉन्ड देयर पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी है, हंगर, होपलेसनेस, ये सारी चीजें हैं वहां पे, तो शेक्सपियर उनके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। सो दीज मैप्स आर अनरियल फॉर दिस चिल्ड्रन। द ब्यूटिफुल वर्ल्ड विद इट्स ऑफरिंग लाइक द सनशिप, लव एंड केयर, दे टेम्प्ट देम टू स्टील बिकॉज दे कैन नॉट हैव ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स। यानी कि बच्चों, यहाँ पे राइटर कहना चाहता है, पोएट है, वो बिल्कुल कहना चाहता है कि जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, द चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स, सो व्हाट विल बी द यूज ऑफ दोज थिंग्स। भाई उन बच्चों से क्या मतलब उन चीजों से? दे लिव्ड इन अ क्रेम्प्ड होल लाइक हटमेंट्स एंड देयर इज नो एंड ऑफ देयर मिजरीज। बस वो तो बहुत ही एक गंदी सदी जगह पे रहते हैं और उन बड़ी बड़ी चीजों का इन बच्चों के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकॉज देयर विंडो एंड दीज विंडोज एंड शट अपॉन लाइक लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। ठीक है, बरियल एंड कैटाकॉम्स मतलब यूजलेस, जहां पे कुछ भी कोई चीज नहीं होती है, बेकार सी जगह जहां पे होती है, उसको कहते हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ड रन azure ऑफ ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स whose language is in sun is the sun। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो स्टेंजा है उसमें पोएट कहना चाहता है कि these children will continue to suffer in hell unless government officials like, इसमें देखिए बताया गया है, इंस्पेक्टर है, विजिटर है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, if they come and they do something for the welfarement of the children, मतलब चीजें गिफ्ट ना दें, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए कुछ करें, ठीक है, डायरेक्ट वे में, तब कुछ हो सकता है। The poet wants the civilized world to bridge the gap between them and the world। मतलब वो चाहते हैं कि the people who the government officials or inspector or the other people who come to school, they just fill the gap of between rich to poor। मतलब रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो खत्म कर दें, तब कुछ हो सकता है। ठीक है,
और क्या है देखिए, then these windows of the elementary school classroom which conflict all their hope and dreams must be broken as so that these children can be brought out in a green field away from the surrounding. मतलब तब उन बच्चों का कुछ हो सकता है, ठीक है, जब वो इतनी सारी चीजें होंगी तब जाके बच्चों का कुछ हो सकता है. द पोएट डिजायर्स दैट दीज चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू रन फ्रीली ऑन द गोल्डन सैंड्स. गोल्डन सैंड यहाँ पे एक पोएटिक लैंग्वेज यूज की गई है. यहाँ का मतलब हो जाएगा कि उनको इफ दे शुड बी अंडर ओपन स्काई, मीन्स वो डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी उनको मिले, उनको मौके दिए जाएं, है नहीं, तभी उनका कुछ हो सकता है. So this was I think enough explanation as far as the text of this poem is concerned. Now let's see the central idea of the poem. तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छे से हमने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन की जाए चीजें. तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है, इन दिस पोएम द पोएट इज वेरी अपसेट एंड अनहैप्पी टू सी द पैथेटिक कंडीशन ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल. So in the beginning of the poem, I have already told you that the poet is not happy with elementary school, and basically in the second point you will see elementary schools are basically run by government. गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाए जाते हैं स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल की क्या हालत है आज भी आप सब जानते हैं, ठीक है. इन दीज स्कूल्स ओनली पुअर चिल्ड्रन हु बिलोंग टू स्लम एरियाज कम टू स्टडी. और इन स्कूल्स में कोई भी पढ़ने नहीं आता है. कौन आता है? स्लम एरियाज के लोग आते हैं, जो कि बहुत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, वो आते हैं बेचारे, उनके बच्चे. 4 में देखिए, द पोएट इमेजिन्स 2 words बाय शोइंग वेरियस एग्जाम्पल्स इन इट. 1 word belongs to poor whereas other belongs to रिच. एक जो है दुनिया वो अमीरों की दुनिया है और दूसरी गरीबों की दुनिया. तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. नेक्स्ट है देखिए पॉइंट नंबर 5, अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आर शोन बाय द पोएट इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस एलिमेंट्री स्कूल. इस एलिमेंट्री स्कूल के बहुत सारे बच्चों को इन्होंने कैरेक्टराइज किया है. आल्दो मतलब पोएट ने बहुत ज्यादा नाम नहीं बताया, समझ में आया कि नहीं, या उनको डिफरेंशिएट नहीं किया पर्सनली, लेकिन अलग अलग जो बच्चे थे एज ग्रुप के, या उनका जो स्टाइल ऑफ वियरिंग या फिर स्टाइल ऑफ वर्किंग था, वो सारी चीजें बताई. एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिप्रेस्ड, अनहैप्पी और फेसिंग एनी फिजिकल और मेंटल एग्जैशन. अब एग्जैशन क्या होता है कि भाई या तो मेंटल प्रॉब्लम है उनको, या फिजिकल प्रॉब्लम है, अनहैप्पी है ही, गरीब है ही, तो बहुत सारी दिक्कतें उन बच्चों के साथ थी. द पोएट इज वेरी वरीड अबाउट द सफरिंग्स लाइक पॉवर्टी, हंगर एंड होपलेसनेस. यानी कि बहुत ज्यादा परेशान है पोएट कि बच्चे हमारे जो हैं वो गरीब हैं बेचारे, भूखे हैं, और उनको कोई आशा नहीं है, और इवन पोएट को भी कोई आशा नहीं, तभी ज्यादा पोएट परेशान है. The poet desires that these children should be allowed to run freely on the path of success, but it is not easy. और the poet देखिए लिखा हुआ है desires की, उसको उम्मीद है कि चीजें सुधरेंगी, अच्छे लोग आएंगे और इन बच्चों के लिए कुछ हो सके, वो उम्मीद करता है. लेकिन वो ये भी जानता है कि इन सब चीजों को करना बहुत ही आसान नहीं है, ठीक है. तो अच्छी चीजें करना वैसे भी बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइक तो करना ही पड़ेगा, इतनी मेहनत हो रही, ठीक है. और सब्सक्राइब भी करिए जो लोग नहीं किए हैं, वैसे काफी लोग तो कर चुके हैं. और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है. जैसे अगर कोई भी आपके जानने पहचानने वाला है तो उसको शेयर करिएगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.